हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम 2015 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम लेवल 1 का है और इसमें जितने भी सीटीपी के हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम रीट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। ये लेवल 1 का एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम 2015 में हुआ था। इस पेपर को हम ऑफिशियल आंसर की के थ्रू सॉल्व करेंगे और इसमें हम सीडीपी के पोर्शन को देखेंगे। सीडीपी में जितने भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन 30 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा सेक्शन 1 है। क्या है? खंड 1 किसका है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेदी का परिणाम होता है। तो किसका परिणाम होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है? बोलने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रस्त की श्रेणी में रखते हैं। तो जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है उन्हें हम मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखते हैं। 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच या इसमें से कोई नहीं। सो जिनकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ 70 से नीचे होता है उन बच्चों को हम मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पिछड़े हुए बच्चे हैं वो किस तरीके से अमूर्त तर्कों को समझ पाएंगे। अमूर्त तर्क क्या होता है कि अमूर्त चीज़ें मतलब कि जो आपके सामने कॉन्क्रीट रूप में प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो किस फॉर्म में है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। आप उन चीज़ों को देख नहीं सकते लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में तर्क करना है। तो पिछड़े हुए बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक तंत्रिका, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रक्षात्मक तंत्रिका। इसके बारे में हमने अपनी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में पढ़ा था कि जब व्यक्ति के मन में तनाव आता है, कुंठा आती है या फिर कोई भी द्वंद्व उत्पन्न होता है तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए वो रक्षात्मक युक्तियों का मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या पढ़ा था हमने? समन, दमन पढ़ा था, इनकार करना पड़ा था, प्रक्षेपण पड़ा था और किस तरीके से हम अपना डिफेंस करते हैं दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल के या फिर उसको कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो ये होती है रक्षात्मक यांत्रिकता या फिर डिफेंस मैकेनिज्म। ये किसने दिया था? इसके बारे में किसने बात की थी? हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपात पूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसमें नहीं पूछा है तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि जब हमें रहने के लिए एक अच्छा परिवेश मिल रहा है तो हमें सामाजिक रूप से हम कैसे वंचित हुए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्य चर या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में के 3 चर होते हैं। पहला होता है विद्यार्थी, पहला क्या होता है? विद्यार्थी। दूसरा होता है शिक्षक मतलब कि टीचर और तीसरा क्या होता है? पाठ्यक्रम मतलब कि करिकुलम। तीसरा क्या होता है? पाठ्यक्रम मतलब कि करिकुलम। जो विद्यार्थी होता है वो एक आश्रित चर होता है। विद्यार्थी क्या होता है? एक आश्रित चर होता है। टीचर एक स्वतंत्र चर होता है क्योंकि टीचर ही तो स्वतंत्र रूप से बच्चे के लिए ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पे बच्चे खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं लेकिन टीचर ही तो उसको सुविधादाता होता है। और पाठ्यक्रम क्या होता है? एक मध्यम चर होता है। तो आई होप इसका आंसर आपको पता लग गया होगा कि शिक्षण में प्रक्रिया में जो विद्यार्थी क्या है वो एक आश्रित चर है, स्वतंत्र चर क्या है? एक टीचर है, मध्यम चर क्या है? पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक मतलब कि फॉर्मेटिव,
समेटिव मतलब कि योगात्मक, या CCE मतलब सतत एवं कंटिन्यूस एवेल्यूशन। तो ये जो तीनों है वो तो मूल्यांकन के टाइप है, लेकिन जो मानक है वो मूल्यांकन का टाइप नहीं है। तो उसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 बल देता है, मतलब कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस चीज़ पे फोर्स करता है, किस चीज़ पे ऊपर एम्फेसाइज करता है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, रटने पर तो वो कभी भी फोकस नहीं करेगा बच्चों को, बल्कि NCF तो ये कहता है कि बच्चों को रोड लर्निंग से जितना हो सके उतना दूर रखना चाहिए, ड्रिल हाउस से प्रैक्टिस नहीं करानी चाहिए। तो उसका राइट आंसर है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें कहा जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद अपने एक्शंस के थ्रू, अपने अनुभव के थ्रू बनाए, अपने ज्ञान को निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या फिर अधिगम अनुभव। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये इस तरीके से एक त्रिकोण होता है जिसमें क्या होता है, ऊपर क्या आते हैं, उद्देश्य आते हैं, यहाँ पे मूल्यांकन, और यहाँ पे क्या आएंगे, अधिगम अनुभव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका पार्ट नहीं है शिक्षण अनुभव। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ताओं की अनुसंधान करता है, समस्या का हल सीखता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है, और उनका मूल्यांकन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उनका मूल्यांकन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबकि इसका मूल्यांकन हो जाता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान किसने दिया था? हमारे स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी भी कहा जाता है। इसका और एक और नाम है जिसको हम नैदानात्मक थ्योरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, RTE मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे तो कितने हैं? 45। देखिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 45 आवर्स में ही जो उसके प्रिपरेटरी आवर्स है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास डैश की आयु में होता है? 7, 11, 9 या 6। इसका राइट आंसर है 11 ईयर्स में। ठीक है, 11 ईयर्स में बच्चा क्या करने लगता है? तर्क करने लगता है, और उसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आती है, और वो निरीक्षण के कार्य भी करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि शारीरिक विकास तो इन सभी चीज़ों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक परिभाषा दी गई है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टर्सी ने, या इनमें से किसी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉस ने। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि रॉस ने क्या कहा था कि पर्यावरण या वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक क्या थे? एक व्यवहारवादी थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, ट्राई एंड एरर थ्योरी, मतलब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी थ्योरी को हम और किस नाम से जानते हैं? अनुरूप संबंधों का सिद्धांत। इसके और नाम है जैसे कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत। तो और इसकी एक और नाम है जिसका जो है कि प्लेजर एंड पेन की थ्योरी। ये सब थ्योरी किसके नाम? थॉर्नडाइक के ही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, या मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटिवेशन। ये हमें अपनी हेरिडिटी से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ये हमें किससे प्राप्त होता है? अपने इन्वायरमेंट के थ्रू प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण ग्रंथियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है 8 to 9 ईयर्स के जो बच्चा होता है उसकी जो दृष्टि मतलब कि देखने की, और श्रवण मतलब कि सुनने की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है।
शैशवा मतलब कि इन्फेंसी, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो उसका राइट आंसर है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 to 12 ईयर्स। इसे हम प्ले एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं। अब इसी टाइम में बच्चा स्कूल जाता है तो वो मतलब स्कूल में नई चीज़ें की प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, वो घूमने फिरने का भी शौकीन हो जाता है इस एज में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? मतलब कि जो हम अडेप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं, जैसे कि भूख है वो अर्जित उत्प्रेरक नहीं है, रुचि ये अर्जित उत्प्रेरक है, और पुरस्कार ये भी अर्जित उत्प्रेरक है। तो जो बोर्ड है उसने ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों को ही राइट आंसर माना था। क्वेश्चन नंबर 20, अभिप्रेरणा वर्जित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका लोग मोस्टली आंसर क्या करके आए होंगे कि ए और बी दोनों, जबकि इसका राइट आंसर क्या है कि जो मोटिवेशन का संबंध होता है वो अफेक्टिव डोमेन से होता है। किससे होता है? अफेक्टिव डोमेन से होता है, मतलब कि भावात्मक जागृति द्वारा होता है। ये हमारी मन की एक इच्छा होती है या फिर मन से हमारे उत्पन्न होती है कि हमें किस तरीके से उत्प्रेरित होना, अभिप्रेरणा आती है, मन से आती है। कहाँ से आती है? मन से, यानी कि भावात्मक जागृति द्वारा, अफेक्टिव डोमेन से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चिंता होती है वो किससे रिलेटेड होती है? हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा चिंता, कुंठा या द्वंद्व की स्थिति होती है तो आपके सर में दर्द हो जाता है। तो ये कॉग्निटिव से रिलेटेड है, मतलब ये ज्ञानात्मक, ना तो भावात्मक से ना ही साइकोमोटर से। क्वेश्चन नंबर 20, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है? पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, या मनोदैहिक। तो ये हम किसके द्वारा सीखा जाता है? पारस्परिक अनुकूलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में? हाँ, बुद्धि स्तर में तो बहुत सारे व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, नहीं तो सब बच्चे फर्स्ट नहीं आते या फिर सब बच्चे लास्ट आते क्लास में। अभिवृत्ति में मतलब कि हमारा किस एटीट्यूड कैसा है, किस चीज़ को हम किस नज़रिए से देखते हैं। तो कोई एक चीज़ को ही एक इंसान इतनी अच्छी तरीके से देखता है कि चलो सपोज दैट 2 इंसान है वो फेल हो गए, एक बच्चा देख रहा है कोई बात नहीं मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलतियाँ देखूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, मैं उसको सुधार करूँगा और नेक्स्ट टाइम और अच्छा करके दिखाऊंगा। एक बच्चा होगा जो फेल हुआ, वो तो सोचा अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, छोड़ रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा हूँ, अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। तो ये एटीट्यूड ही तो है एक चीज़ को देखने का हमारा। नेक्स्ट है गतिवाहिक योग्यता से मतलब मोटर एबिलिटी। सब लोग एक जैसे नहीं है, नहीं तो रेस में सब बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो सभी आधारों पे हमारे अंतर पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चिंता प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, या समस्या। जब हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं, मतलब उसके बारे में थिंकिंग करना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने समस्या यानी कि प्रॉब्लम का होना अति आवश्यक है। जब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम क्या चिंतन करेंगे? कुछ करेंगे नहीं, आराम से बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि लब्धि का संप्रत्य विकसित किया? विनय, रीड ने, टर्मन ने, या कैटल ने। तो ये बुद्धि लब्धि मतलब IQ का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया था? इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। ये फॉर्मूला क्या था? MA/CA × 100। अल्फ्रेड ब्रेन ने पहला हमारा बुद्धि मतलब कि इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था। कैटल ने 16 PF की थ्योरी दी थी, पर्सनैलिटी फैक्टर की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि इन्हीं 16 PF के द्वारा मतलब पर्सनैलिटी फैक्टर के द्वारा हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण। अब देखो हम केवल उसकी बाह्य अपीयरेंस देख रहे हैं कि कैसा दिख रहा है, कैसे बाल हैं, उसके आधार पे हम उसके व्यक्तित्व को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो गहन दृष्टिकोण तो नहीं होगा। सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो ये कौन सा होगा? सतही दृष्टिकोण। केवल और केवल उसके बाह्य रंग रूप को देख लिया और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं कि वो यार बहुत टॉल था, उसके बाल ऐसे थे, कोरा था, काला था, तो उसे हम सत्य दृष्टिकोण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, या स्वस्थ वातावरण। तो क्या होगा? स्वस्थ वातावरण। अगर कोई स्वस्थ वातावरण है तो वो पिछड़ापन कैसा हुआ? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28,
व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, मतलब कि जो पर्सनैलिटी थ्योरी थी वो सबसे पहले किसने दी थी, उसका क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो वो किसने किया था, हिप्पोक्रेट्स ने किया था। इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 टाइप की पर्सनैलिटी का वर्णन किया था, और ये जो 4 टाइप बताए थे उन्होंने अपने जो हमारी ह्यूमन बॉडी के जो लिक्विड होते हैं उसके आधार पर बताए थे, जैसे लाल, पीला, इस तरीके से बताए थे उन्होंने। 29 क्वेश्चन नंबर 29, समान तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब समान तथा विशिष्ट कारक मतलब कि द्विकारक सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो इंटेलिजेंस का था। एल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। तो उसका राइट आंसर क्या है, स्पीयर ने। किसने, स्पीयर ने दिया था ये। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक उपलब्ध होता है, संबंध, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक मतलब प्रतिभाशाली परिवार के बच्चों में वो क्या होती है, उपलब्धि, मतलब अचीवमेंट उसमें हाई, उन लोगों में हाई होती है। तो आई होप आपने ये 30 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा, और आप इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय एंड हैव अ गुड डे।